हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का सिलेबस। अब ट्वेल्थ की सिलेबस में ओवरऑल क्या क्या चैप्टर्स है और कैसे आगे बढ़ना है उसका हम आज स्ट्रैटेजी देखेंगे। और आज इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। चैप्टर शुरुआत का ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन आपका ओवरऑल ट्वेल्थ सिलेबस कैसे डिवाइड किया गया है वो आज हम देखते हैं। जैसे मैंने 3 पार्ट्स में ये सिलेबस डिवाइड किया है। जैसा फर्स्ट पार्ट को मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ऑप्टिक्स, और लास्ट वाला जो है वो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आज हम बात करते हैं इसकी, और इसमें 2 चैप्टर्स है और फिर मॉडर्न फिजिक्स है। ऐसा आपका ओवरऑल एज पर एनसीईआरटी सिलेबस है। तो देखते इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में शुरुआत अगर बात करें तो हमें शुरुआत करनी है चार्ज से, चार्ज की स्टडी। अब वो चार्ज की स्टडी करनी है तो बेसिकली चार्ज क्या है, तो हम एकदम बेसिक से जाएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट से जाएंगे। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं, मैंने मेन फोकस चार्ज पे किया है। तो चार्ज के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मूविंग हो सकता है, मूविंग विथ वेरिंग वेलोसिटी हो सकता है, तो मैंने शुरुआत में लिया है चार्ज रेस्ट पे। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, उसकी स्पीड 0 है, स्टैटिक चार्ज है, तो वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, या हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इफ चार्ज इज एट रेस्ट। तो हमें ये 2 चैप्टर्स पढ़ने रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट, और ये एज पर एनसीईआरटी। फर्स्ट अगर आप चैप्टर देखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स आपको दिखेगा, एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रहेगा। वही चार्ज अगर मोशन में है तो कैसे चेंज आता है वो देखेंगे, कि अगर वही चार्ज मोशन में कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगेन एक्सेलरेशन 0 रहेगा यहाँ पे, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर की स्टडी यहाँ पे होगी। इसलिए आपका थर्ड चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एज पर एनसीईआरटी। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है। तो चैप्टर का नाम ही है एज पर एनसीईआरटी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं कि चार्ज इन मोशन, तो कौन से चैप्टर इससे रिलेटेड है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन दीज आर द एप्लीकेशंस आफ्टर द चार्ज इन मोशन। देन अल्टरनेटिंग करंट, 7 चैप्टर है आपका। यही चार्ज अगर मोशन में है विथ वेरिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ ना कुछ वेरिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी है। अगर चेंजिंग वेलोसिटी है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज इन मोशन है। लेकिन उसके साथ जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मतलब जो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन आपका 8th चैप्टर जो है एज पर एनसीईआरटी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इस प्रकार मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइड किया है। तो 8 चैप्टर लगभग, मतलब बहुत सारा सिलेबस आपका 12th का, नीट का और जेईई का ये टॉपिक्स कवर करता है। उसके बाद है ऑप्टिक्स, उसमें रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, और लास्ट में है मॉडर्न फिजिक्स। तो ओवरऑल ये सिलेबस 12th का एज पर जेईई एंड एज पर नीट आपको ये पढ़ना है। तो आज शुरुआत जो करेंगे हम, आज शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको बुक एंड पेन लेके बैठना है। ये अच्छे से, मैं कुछ टाइम दूंगा आपको, ये अच्छे से आपको लिखना है। उसके बाद इस पे असाइनमेंट और ये सब कुछ हम देखेंगे। 1 बाय 1 पहले थ्योरी कवर करूँगा और उसके बाद में असाइनमेंट्स लूँगा। तो अभी आप ये लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो।
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो एज पर एनसीईआरटी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब रेस्ट एक जगह पे, बराबर है ना। तो उसके वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो शुरुआत करते हैं हम चार्ज से। चार्ज क्या है बेसिकली? तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये तो कुछ प्रॉपर्टी टाइप का है विच एसोसिएटेड विद द एनी मैटर इन द यूनिवर्स, कोई भी मैटर्स जो है, ड्यू टू विच, उस प्रॉपर्टी के वजह से इट दैट पर्टिकुलर मटेरियल एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट और बोथ। ओके, सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज चार्ज। ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे चार्ज। इंट्रिंसिक का मतलब क्या? इंट्रिंसिक का मतलब बेसिक, इट्स वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो उसी को हम चार्ज बोलेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इंट्रिंसिक मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल या कोई भी मैटर्स ले लो और उस मैटर का एकदम आप एंड तक जाओ। एंड तक मतलब उसको छोटा छोटा करके क्या बचेगा? तो लास्ट में एटम बचेगा। तो एटम में हमें पता है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो ये एटम पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और उसके अंदर जो न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है, मैं जो बात कर रहा हूँ चार्ज की, तो वो यहाँ से ही आया है। मतलब यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यही वो बेसिक यूनिट है कि जहाँ से मतलब यही प्रॉपर्टी यही शो करता है कोई मैटर। और ये बहुत सारे एटम्स होंगे और मैटर बना होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है तो हमें पता है इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अभी ये एटम जो है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और आपस में दोनों का नंबर सेम होने की वजह से बैलेंस्ड है। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो ये टोटल एटम जो है ये स्टेबल एटम हो गया। मतलब स्टेबल का मतलब ये हो गया कि न्यूट्रली स्टेबल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो बेसिक यूनिट है ऑफ एनी मैटर, उसका जो ये इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये अगर इसके वजह से हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या इफेक्ट फील कर सकते हैं, हम मतलब ये मटेरियल फील कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वही प्रॉपर्टी है जिसका नाम हमने चार्ज बोला है। ये वही प्रॉपर्टी है जिसका नाम हमें चार्ज बोला है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इसी इफेक्ट के वजह से, इसी चार्ज के वजह से अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है उस टाइप का, तो मैं बोल सकता हूँ उस प्रॉपर्टी को सिंपल केस में चार्ज, बाकी और कुछ नहीं। अब चार्ज भी कितने टाइप के होते हैं? चार्ज होते हैं 2 टाइप के चार्ज होते हैं, हमें पता है, हमने देखा है 10th में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार्ज होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट जब कोई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के, ऑर्बिट छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और निगेटिव चार्ज कम हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज क्या है? डिफिशियंसी ऑफ electrons as compared to protons number, deficiency of electrons as compared to protons number, मतलब एटम्स की, क्योंकि बेसिक की बात हो रही है, बराबर है ना। तो बेसिक्स में से ही बेसिक का एक कॉन्स्टिट्यूएंट गायब हो गया, तो बेसिक पे ही डिफरेंस आएगा। तो वो बेसिक जो एटम्स था वो चार्ज बन गया, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक्सेस
जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जा रहा है वो तो चार्ज लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खुद चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो चार्ज लेके जा रहा है तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स को, उस मैटर को वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर नेगेटिव चार्ज की बात है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर, देन वी कॉल्ड एज अ नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता क्या है। तो हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता क्या है। अब हमें और भी एक चीज़ पता है कि पॉजिटिव में क्या होता है, तो रिपल्शन होता है। नेगेटिव में क्या होता है, अगेन रिपल्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द unlike charges are there, then there is attraction, and same charges, like charges are there is a repulsion। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, बाद में देखेंगे चार्ज यूनिट्स क्या डायमेंशन से क्या है, तो ये आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए, बराबर, लिख लो। अब ये हो गई डेफिनेशन, हमने अच्छे से डेफिनेशन देख ली। अब बात करेंगे कि यूनिट्स क्या हो सकता है चार्ज का। तो यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज का यूनिट्स जो है वो होगा कूलम। वो क्या होगा, कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम जैसे शो करते हैं कि 1 मिली कूलम मतलब आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻3, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹, इतना ये होता है। तो कूलम इज अ यूनिट, इट इज अ एसआई यूनिट्स। ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट। वही अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करूँ मैं, सीजीएस यूनिट्स की बात करूँ तो सीजीएस यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। कभी कभी बोलते कि 1 ESU 2 ESU चार्ज है, तो 1 ESU 2 ESU चार्ज मतलब कितना है कूलम के टर्म्स में, तो 1 कूलम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁹ ESU। इसका मतलब 1 कूलम इतना सारा चार्ज हो सकता है 3 × 10⁻⁻ ESU। ये भी CGS यूनिट है, पता होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए हम बेसिकली फॉर्मूला से डायमेंशंस डिराइव करते हैं। तो चार्ज को हम डिनोट जब करते हैं, कोई भी चार्ज को अगर डिनोट करते हैं चार्ज को, तो जनरली हमारी बुक्स में चार्ज को Q बोला गया। तो चार्ज Q इज नथिंग बट द करंट इनटू टाइम। में हमें डेफिनेशन पता है कि करंट, ये हो गया करंट और ये हो गया टाइम। करंट का अगर डायमेंशन देखा जाए तो यूनिट है एम्पियर। क्या एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, तो यस, एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट। टाइम तो फंडामेंटल यूनिट है, तो टी। तो दिस इज अ डायमेंशन, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ चार्ज, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि डायमेंशंस क्या है उसकी। उसके बाद उसका यूनिट क्या है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है, ESU। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन देख ली, यूनिट्स देख लिए, डायमेंशंस देख ली, तो ये आप लिख सकते हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी तक हमने डेफिनेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन देख ली। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स देयर इज नो डायरेक्शन, चार्ज को कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज डायरेक्शन की बात नहीं है, ये तो वो बात है कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वाली बात है। इसलिए इसका
चार्ज को स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं हम आराम से। चार्ज इज क्वांटाइज, सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्ज जो अवेलेबल है या चार्जेस जो है, चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक यूनिट। कोई भी बेसिक यूनिट है जो हम बात करेंगे, उस बेसिक यूनिट के चार्ज जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब वो एक बेसिक यूनिट कांस्टेंट रहेगा, उसके ही 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स चार्ज अवेलेबल रहेंगे, या चार्जेस आप निकाल सकते हो या चार्जेस आप दे सकते हो, किसी मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बेसिक यूनिट क्या है? तो दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल है ट्रांसफ़र करने के लिए, जो स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट है इंडिपेंडेंटली है, तभी तो हम उसको चार्ज इस मैटर से उस मैटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो डिपेंड होता किसी पे तो हम उसके साथ दूसरी चीज़ को भी लेके जाते, इसलिए वो इंडिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो स्मॉलेस्ट चार्ज है कितना? तो वो 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से हम आसानी से इधर से उधर लेके जा सकते हैं, पूरा एटम ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं, पूरा मैटर ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट बेसिक यूनिट है। उससे कम लेके जा सकते हैं क्या? तो नहीं। उससे ज़्यादा लेके जा सकते हैं तो यस, लेकिन उसके मल्टीपल में, उसका एक पार्ट या उसके 2, उसके 3, उसके 4, 3rd टाइम्स 4th टाइम्स 5th टाइम्स ऐसे हम लेके जा सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चार्ज कितना होता है? तो वो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज अ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज अवेलेबल होता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स में, और इसी मल्टीपल में चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या हम 4.5 इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। 4.5 ये हो गया कि 4 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन और हाफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमें एक तो 4 करना पड़ेगा, एक तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 4.5 इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज प्रेजेंट हो सकता है क्या किसी बॉडी पे? तो बिल्कुल नहीं। वो एक तो 4 रहेगा या 5 रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना चार्ज मैं लूँगा? 1.6 × 10⁻⁹ तो 4.5 इलेक्ट्रॉन्स कांट बी एग्जिस्ट। ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो चार्ज जो प्रेजेंट है कोई बॉडी पे, तो वो क्यू मतलब जो चार्ज प्रेजेंट है, एक तो वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस कर दो यहाँ पे, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज, ये माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ इतना चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। वेयर एन इज अ नंबर ऑफ टाइम्स, कितने मल्टीपल से हो, इंटीजर, एन वेयर एन इज अ इंटीजर, सिंपल। या अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, बराबर है। तो क्या इलेक्ट्रॉन सिंपल में 1.6 × 10⁻⁹ इतना लिख सकते हो सकता है उस पर डबल चार्ज हो तो 2 टाइम्स ऑफ ई, हो सकता है उस पर 3 टाइम्स ऑफ ई, हो सकता है उस पर इंटीजर इतना चार्ज होगा। ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज बॉडी, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी चार्ज प्रेजेंट हो Q इज इक्वल टू एन, इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, वेयर Q इज अ चार्ज ऑन बॉडी, वेयर n इज अ इंटीजर, वेयर n इज अ इंटीजर एंड वेयर E इज अ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज कोई भी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, इसके इंटीजर, फिर इंटीजर इज 1 2 3 4 5। दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज क्वांटाइजेशन। तो चार्ज कोई भी बॉडी पे इतना प्रेजेंट हो सकता है। अब कुछ बुक्स में ये भी एक चीज़ दिया है कि इससे भी कोई छोटा चार्ज हो सकता है, तो यस, लेकिन आपको यही स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है। इससे भी छोटा चार्ज की बात अगर मैं करूँ तो कॉर्क है। कॉर्क को बोलते हैं हम जनरली कि 1 प्रोटॉन्स प्लस 1 न्यूट्रॉन मिला के जो भी चार्ज होगा वो 1 कॉर्क कितना होगा इस या 1 अगर 1 कॉर्क की बात करूँ तो इसमें भी कॉर्क को भी उन्होंने डिवाइड किया है।
कॉर्क को भी उन्होंने डिवाइड किया। एक है अप कॉर्क। अप कॉर्क का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज कैरी करता है। और डाउन कॉर्क जो है वो लगभग -1/3 इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज कैरी करता है। ये भी एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है, लेकिन ये बेसिक यूनिट्स अभी इस पे बात नहीं करते हम, क्योंकि हमें बेसिक यूनिट्स यही बोला गया है अभी तक। ये तो कुछ बुक्स ने मेंशन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉर्क भी एक चीज़ होती है, इससे भी बेसिक। लेकिन हमें बेसिक ये एक्चुअली बोला जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं है। देखो ना, 1 कॉर्क इज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ये इंडिपेंडेंटली आता नहीं है, ये किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है। और हमें बेसिक यूनिट की डेफिनेशन में ही बोला गया है कि दैट मस्ट बी द इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ही बोला गया कि द स्मॉलेस्ट चार्ज चाहिए, ठीक है, वो भी स्मॉलेस्ट है, बट दैट इज अ डिपेंड ऑन अदर, इट इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए चाहिए जाएगा। अगर डिपेंड होता तो उस डिपेंड चीज़ को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के नाम से ये प्रॉपर्टी जानी जाती है। ये अब हमें कब काम में आएगा, तो हम 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, उस चीज़ से हमें थोड़ी सी इसकी आइडिया आ जाएगी। हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कही, तो उस पर चार्ज था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ, तो उस पर चार्ज है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब उतना ही चार्ज है विथ मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइंस चेंज है। तो अभी इस पे एक आधा हम प्रॉब्लम करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमूव फ्रॉम कंडक्टर so that conductor acquires 9.6 नैनोकूलम पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग समझिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, ताकि इस बॉडी को या इस कंडक्टर को हम 9.6 पॉजिटिव चार्ज में ये बॉडी कन्वर्ट हो जाए। तो हमने अभी देखा कि चार्ज हमेशा कोई भी बॉडी पे चार्ज जो है, इस बॉडी पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन particular this body equal to integral multiple, that is integer of basic unit electron, बराबर है। तो ये फॉर्मूले से तो हमें पता है चार्ज ऑन बॉडी हमें कितना प्रेजेंट चाहिए, कि इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, तो इस पे आना चाहिए 9.6 नैनोकूलम, नैनो मतलब 10⁻⁹ इतना चार्ज इस बॉडी पे आना चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे वो पता नहीं, वही तो निकालना है n। बेसिक यूनिट्स एक चार्ज कितना निकाल रहे हैं हम, तो वो निकाल रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, बराबर है। ये 9.6 भी कूलम, तो कूलम कैंसिल, सिर्फ n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, नंबर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 9.6 × 10⁻⁹ अपॉन 1.6 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू n। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, -19 -9 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये लगभग 16 जा, बराबर है ना। तो 6 × 10⁻10 इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो किसी भी बॉडी पे 9.6 × 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज डेवलप होगा। ये चीज़ें हमें अच्छे से समझनी चाहिए। तो दिस ऐसे बेसिक्स एग्जांपल इस पे आ सकते हैं, लेकिन हमें यही फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, वेयर Q = NE, ये आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लाइक द एनर्जी कंजर्व बोलते हैं हम, तो वैसे भी चार्ज भी कंजर्व्ड ही होता है। तो कोई भी अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ, आइसोलेटेड मतलब आजू बाजू से कोई उसका लेना देना नहीं है, इफ़ दैट काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव टेकन देन,
total charge does not change. Total charge in that system never change, but इंडिविजुअल चार्ज में चेंज, दो इंडिविजुअल चार्ज चेंज, इंडिविजुअल चार्ज इधर उधर से भाग सकते हैं, इस कंपार्टमेंट से उस कंपार्टमेंट में, उस कंपार्टमेंट से उस कंपार्टमेंट, लेकिन ओवरऑल सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, देयर इज नो चार्ज डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये हुआ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और नॉर बी डिस्ट्रॉय, हम उसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन ट्रांसफर्ड हम उसको कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम, और जैसे ट्रांसफर करते ही मैटर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं हम आराम से। तो चार्ज नेवर बी डिस्ट्रॉय। जैसे अब ये प्रॉपर्टी कैसे काम में आएगी हमारी, मान लो यहाँ पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व्ड है 5 कूलम, टोटल 5 कूलम चार्ज कंजर्व्ड। अब यही आइसोलेटेड सिस्टम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज कंपार्टमेंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और मुझे यहाँ पे 3 कूलम चार्ज मिल गया, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज मिल गया, और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज मिल गया, तो चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो अब मुझे यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 5 कूलम चाहिए, तो ये 3 + 2, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितना है, 3 + 2 5 + 1 6, इसका मतलब यहाँ पे -1 कूलम चार्ज होगा। तो ये कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि टोटल चार्ज फॉर दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नया बना भी नहीं सकते, तो ये ओवरऑल चार्ज, क्योंकि चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये सब हमको मिला के टोटल चार्ज कंजर्व्ड 5 कूलम चाहिए। वैसा अब हम कैसे भी कर सकते हैं, 5 दूसरी आइसोलेटेड सिस्टम लेके उस चार्ज को हम इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करना है और ना हो सकते हैं। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड लाइक द एनर्जी। तो ये एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। हम देखेंगे चार्ज इज ट्रांसफरेबल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे हमने पहले देखी चार्ज इज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी जो देखी, तो वैसा ही अगर कंजर्व चार्ज है, टोटल कांस्टेंट चार्ज है, तो चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। तभी तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक साथ चार्ज कांस्टेंट रहे। तो चार्ज ट्रांसफर मतलब हमें कंजर्वेशन से तो प्रूव नहीं करेंगे हम, कुछ एक्सपेरिमेंट से। सिंपल, अगर मैं कोई चार्ज बॉडी लेता हूँ, दिस इज अ चार्ज बॉडी, ओके, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज कंडक्टर है, और यहाँ पे मैं कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर यहाँ पे लाता हूँ, तो देखा गया है कि चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया और इस अनचार्ज बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो दिस इज चार्ज ट्रांसफर। क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी चार्ज ट्रांसफरेबल भी है? तो यस, अनचार्ज की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो मास से क्या रिलेशन है। तो कभी भी याद रखना है आपको कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। इसका मतलब चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब चार्ज आ रहा है तो मास आएगा ही आएगा, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मास आ रहा है मतलब चार्ज आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मास है तो चार्ज है क्या? तो नहीं। लेकिन चार्ज है किसी चीज़ पे तो उसके साथ मास भी उसको अटैच्ड होगा। जब आप चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ मास भी जाएगा। चार्ज ट्रांसफ़र करते मतलब क्या कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अगर हम देखा जाए, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ प्रोटॉन की, अगर मैं बात करूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो वो है ऑलमोस्ट 1.673 × 10⁻27 kg। दिस इज अ मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग सेम है, 10⁻27 kg। दिस इज अ मास ऑफ
न्यूट्रॉन पता होना चाहिए आपको, एक आइडिया आ जाएगी कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑलमोस्ट लगभग सेम है, थोड़ा सा मास ऑफ प्रोटॉन कम है, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस हेवी हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये है 9.109 के आसपास, तो हम 9 ही लेते हैं, लेकिन ये 10⁻³ kg। इसका मतलब ये हुआ कि ये -31 kg ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये मास जो है ये बहुत कम मास है कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ तो अगर मैं इसका मास 1 मानता हूँ, इसका मास 1 मानता हूँ, तो ये लगभग ये मास 1838 टाइम्स ज़्यादा है और ये लगभग 1836 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये इतने टाइम्स मास ज़्यादा है। ये आपको जस्ट जानकारी के लिए चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वैल्यू सब गिवन होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा तो कितना मास ट्रांसफ़र होगा? 9.1 इंटू, बहुत कम मास है इसलिए। और ये भी देखा गया है कि अगर एक बेसिक देखा जाए तो प्रोटॉन क्यों नहीं सर ट्रांसफ़र हो सकता, न्यूट्रॉन क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र हो रही, इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूवेबल है? तो उसका रीज़न यही है। देखो अगर देखा जाए तो इसका मास बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इसके? अगर इसका 1 है तो इसका 183 टाइम्स, मतलब 2000 टाइम्स के आसपास दोनों का ज़्यादा मास है। तो इतना ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल का काम है। तो बेटर यही होगा कि आप जो कम मास है उसको ट्रांसफ़र करो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का मास है। इसलिए चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज के साथ ये मास आ जाएगा और जब जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो मास भी ट्रांसफ़र होगा। तो अब सिंपल बात है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी पे आता है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। अगर कोई ये मान लो ये न्यूट्रल है और यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करूँ कोई दूसरे बॉडी पे, तो इस बॉडी पे सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑटोमेटिक इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस। तो कौन सी बॉडी का मास बढ़ जाएगा? तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स का वेट ज़्यादा होने के इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रॉन्स का वेट कम है, मास कम है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र हुए। तो इसका ऐसा नहीं है कि सर इसका बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा है। अरे प्रोटॉन्स का नंबर ही चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका मास वही है। इस इलेक्ट्रॉन्स उसमें से चले गए, मतलब इसका मास इलेक्ट्रॉन्स इतना कम हो गया और इसका मास उतना बढ़ गया। तो ऐसे केस में मास यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे मास जो है मास यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th प्रॉपर्टी। तो ये एक लगभग वही सेम है। नेक्स्ट चीज़ अगर देखा जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो है 6th प्रॉपर्टी। तो 6th प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट इज मीन बाय चार्ज इज इनवेरिएंट? चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज जब मूव होता है, कोई भी चार्ज जब मूव होता है तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसका मतलब मैं सिंपल लिख सकता हूँ, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं है। कोई भी चार्ज अगर लो तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं होता। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज। या हमने डिफाइन नहीं किए, ऑलरेडी डिफाइंड है आपकी बुक में। तो चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है, हमने देखा है फर्स्ट पॉइंट में ही देखा है कि कोई अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज radiates energy. Accelerated charge radiates energy in the form of electromagnetic waves. In the form of electromagnetic waves. ये भी एक प्रॉपर्टीज है। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है तो वो रेडिएट्स एनर्जी कर सकता है, एनर्जी रेडिएट्स कर सकता है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। एक लास्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे
कि कोई भी चार्ज जो है, चार्ज ऑलवेज ट्राइड, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, चार्ज ऑलवेज resides on the surface of conductor, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब समझिए, अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मैं ये मिटाता हूँ, ये आप लिख सकते हो। तो चार्ज मैं ये मिटा देता हूँ, ये रफ करता हूँ। हाँ, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर लूँ, यहाँ पे मैंने सॉलिड स्फीयर लिया है, और ये सॉलिड स्फीयर को मैं अगर चार्ज दे दूँ, पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, और ये पॉजिटिव चार्ज सॉलिड होने की वजह, सॉलिड अंदर मटेरियल होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर भी जा सकता है, अंदर भी रुक सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है यार कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस दूर जाने को चाहेंगे, तो वो सरफेस पे आ जाएंगे। ये कब मुझे पता चला कि ये सरफेस पे आ रहे, क्योंकि मैं तो देखने नहीं गया अंदर कि चार्ज है या नहीं है, मैं तो यही मान रहा था सॉलिड है तो सब तरफ चार्ज होंगे। ये तब मुझे समझ में आया जब मैंने सेम रेडियस का हॉलो स्फीयर लिया। सेम रेडियस का जब हॉलो स्फीयर लिया ना, तो उस पे चार्ज देखा मैंने, उस पे चार्ज मैक्सिमम उतना ही आया या उतना ही ऑक्यूपाई किया इसने चार्ज जितना इसने किया। इसका मतलब क्या, जितना सरफेस इसका है उतना ही सरफेस इसका है, सरफेस एरिया सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है बिकॉज ऑफ सॉलिड एंड हॉलो। तो यहां से ये चीज पता चली कि सेम हॉलो रहे या सॉलिड रहे, सरफेस एरिया सेम होने की वजह से चार्जेस जो है वो सेम ऑक्यूपाई किए दोनों जो एरिया है वो सेम ऑक्यूपाई किए। तो इसका यही एक मीनिंग निकलता है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और अगर ये इसको अगर मौका मिला, इसको चांस मिला अपना एरिया एक्सपांड करने का, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बबल की अगर बात कर रहा हूं, तो कोई चार्ज्ड बबल है, अगर कोई चार्ज्ड बबल है तो उसका एरिया जो है, सरफेस एरिया इज एक्सपांडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया इज एक्सपांडिंग का मतलब क्या है? सरफेस एरिया एक्सपांडिंग का मतलब ये है कि जो चार्ज सरफेस पे, वो भी आसपास रहना नहीं चाहते, वो भी दूर दूर रहना चाहते। इसका मतलब वो एरिया एक्सपांड होगा, क्योंकि बबल का एरिया एक्सपांड हो सकता है इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी की वजह से, फ्लूइड की प्रॉपर्टी की वजह से। को पता है सरफेस टेंशन एंड ऑल दैट, वो तो सरफेस टेंशन में देखेंगे। लेकिन जो भी सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे भी पास में नहीं रहना चाहते, तो अंदर क्या रहेंगे? अंदर तो रह नहीं सकते। तो इसलिए कोई भी चार्ज बबल का सरफेस एरिया एक्सपांड होता है। ये यही प्रॉपर्टी बताती है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका रीजन वही है कि लाइक चार्जेस, अगर मैं निगेटिव देता तो वो भी निगेटिव बाहर ही आते। सर पॉजिटिव निगेटिव देके देखो, अरे पॉजिटिव निगेटिव अगर मैं देता हूँ चार्जेस, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे यार, वो न्यूट्रल एटम बन जाएगा, वो काय का चार्ज रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये सिर्फ चीज़ें चार्ज्ड के लिए, चार्ज्ड बॉडी के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा मास और चार्ज का क्या कुछ रिलेशन है क्या, क्योंकि मास हमने अच्छे से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, क्योंकि मास के बीच में भी फोर्स होता है, वैसे चार्ज के बीच में भी कूलम फोर्स होता है। उसके बाद हम अच्छे से कूलम फोर्स देखेंगे, ये आप लिख सकते हो।